बस चल यार, चुप, रिकॉर्डिंग ऑन। तो आज का टॉपिक कुछ सर आप अनम्यूट हैं सर। अनम्यूट कर लीजिए। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? गुडविल को जब हम लोग वैल्यू करते हैं बच्चे, तो इसमें होता क्या है कि सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस द प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप जानते हो आप लोग ना, तो जितना नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे जितना एक्सेस एवरेज प्रॉफिट है ना, एक्सेस ऑफ क्या एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इस मेथड में जब हम गुडविल को वैल्यू करते हैं तो यहां लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ये इसका फॉर्मूला होता है। पहले मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट लिख लीजिए, पहले इसका मीनिंग जो है सुपर लिख लीजिए। कुछ लिखवा दिए थे, कहाँ तक बताए थे बताइए। ये तो छोटा सा सेंटेंस है, इसको लिख लीजिए। सुपर प्रॉफिट इट इज द एक्सेस ऑफ average profit. It is the excess of over the normal profit. अंडर दिस मेथड, तो लिखवा दिया, नोट करवा दिया ना, हाँ छोड़ दिए। तब तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड क्या सुपर प्रॉफिट। ये दोनों प्रॉफिट में क्या डिफरेंसेस है? दो तीन पॉइंट इसको आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग मीनिंग। दोनों का मीनिंग पहले लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में एवरेज प्रॉफिट का क्या मीनिंग था? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड क्या नंबर ऑफ ईयर। जैसे 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को क्या करते थे? ऐड कर देते थे और 5 से क्या करते थे? डिवाइड कर देते थे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे? मीनिंग में। अब इसमें लिखिए, पहला क्या लिखे आप लोग बच्चे? पहले एवरेज की पहले सुपर। हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट में लिखिए एवरेज प्रॉफिट। ये 3 कॉलम कर दिए, ये 3 कॉलम डिफरेंस में कर दिए। फर्स्ट कॉलम बेसिस ऑफ डिफरेंस, किस बेसिस पर दोनों में डिफरेंसेस है, और सेकंड कॉलम एवरेज प्रॉफिट का, और थर्ड कॉलम किसका? सुपर प्रॉफिट का। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट में लिखेंगे सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट इज द, नहीं उसी में मीनिंग में, एवरेज प्रॉफिट इज द average profit is the average of
द प्रॉफिट ऑफ average profit is the average of the profit of the past few years, of the past few years, जो पिछले कई सालों से प्रॉफिट जो हुआ है उसका हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से आपका क्या कैलकुलेट हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट। उसमें लिखिए सुपर प्रॉफिट में लिखिए, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ये पहले भी हम आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना, उससे जितना एक्सेस हो जाएगा इट इज कॉल्ड क्या, सुपर प्रॉफिट। हम एस्टिमेट किए कि हमको 10% क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 12%, तो 2% एक्स्ट्रा हो गया। इस 2% एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में किसका, सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला यही ना हुआ, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल हो गया कि एक्चुअल जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा है ना, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू सॉरी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पर फाइंड आउट होता है, हम आगे डिस्कशन करते हैं इस पर, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। लिखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पॉइंट में क्या लिखेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें नॉर्मल प्रॉफिट का क्या रहना आवश्यक है। तो यही कर रहा है यहाँ पर पॉइंट कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देखो बच्चे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हाँ एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, normal rate of return is not considered, normal rate of return is not considered normal rate of return is not considered while calculating normal rate of return is not considered while calculating क्या calculating average profit ना, while calculating average profit। इसका मतलब समझ में आया कि जब हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसमें लिखेंगे सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, हाँ सॉरी सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट। सिंपल है कि जब हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या नॉर्मल प्रॉफिट का रहना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें नॉर्मल प्रॉफिट का रहना क्या है, अति आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड थर्ड पॉइंट में लिखेंगे एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है, इसको दो अप्रोचेस से फाइंड आउट करते हैं, एक लायबिलिटी अप्रोच से भी और एसेट्स के अप्रोचेस से भी, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अब राम ने 5 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया तो उस बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, वो 5 ही लाख होगा, मीन्स मतलब कैपिटल, ठीक है ना। लेकिन जब अदर सेंस में हम लोग इसकी बात करेंगे, जब एसेट्स भी रहेगा लायबिलिटी भी गिवन रहेगा,
तो उसमें कहता क्या है कि इसको अगर हम एसेट्स अप्रोच से फाइंड आउट करें कि लायबिलिटी अप्रोच से फाइंड आउट करें, यानी टोटल कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा। और जब एसेट्स के अप्रोच से चलेंगे तो टोटल एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो क्या हो, इंटेंजिबल हो, और उसमें से क्या करेंगे, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं ना, उसको माइनस कर देते हैं। तो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब यहाँ एक मीनिंग दिया हुआ है, आप कैपिटल इंप्लॉयड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इज नॉट कंसीडर while calculating average capital employed, देखिए average capital employed is not considered while calculating average profit, while calculating average profit। while calculating average profit, और उसमें लिखेंगे एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, हाँ बस उसमें कंसीडर कर दीजिए, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इज कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला इसका लिख लिए, सुपर प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं क्या फॉर्मूला होता है, ये बताए थे कि गुड, लिखिए तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब सवाल यहाँ ये है कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन के पैटर्न पर डिपेंड करता है कि एवरेज प्रॉफिट में आप इसको सिंपल एवरेज प्रॉफिट कहोगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहोगे। क्वेश्चन में जैसा रहेगा, अगर वेटेड का है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा, और अगर सिंपल है वेटेड नहीं है तो फिर सिंपल एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। तो गुडविल का यहाँ पर जब सुपर प्रॉफिट से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। अब परचेजेस लिखेंगे तो फिर सुपर प्रॉफिट भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है, एक तो सुपर प्रॉफिट, ये तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर ये क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, अभी जो बताए हैं कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरह से आप लोगों को करना है, क्वेश्चन हम लोग करते हैं समझ में आ जाएगा। हाँ तो एवरेज तो पता है ना, जो नंबर टोटल ऑफ क्या प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ क्या ईयर। अब 5 साल का दिया हुआ है तो 5 साल, हाँ लॉस लेकिन रहेगा, याद रखना है लॉस रहेगा तो लॉस को क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एवरेज, तो ये याद रखना है, ध्यान से समझना है। तो आगे लिखेंगे, सही बच्चे इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, द प्रॉफिट एंड लॉसेज, द प्रॉफिट एंड लॉसेज, द प्रॉफिट एंड लॉसेज for the last year, the profit and losses for the last years are 2001 प्रॉफिट रुपीज में लिखिएगा 10,000, फिर 2002 लॉसेज रुपीज 17,000, 17,000। द प्रॉफिट एंड लॉसेज फॉर द लास्ट ईयर आर, मीन्स क्या कि जो बीता हुआ समय, जो बीत चुका है उसका प्रॉफिट और लॉस इस प्रकार से है, जिसमें पहला साल क्या बोल रहा है 2001 में प्रॉफिट हुआ 10,000, उसके बाद 2002 आया तो उसमें लॉस हो गया कितना 17,000, ठीक है। और
2003 में प्रॉफिट लिखिए 50,000। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्वेश्चन को, ऐसे यहाँ पर ईयर कर देंगे ऊपर में हेडिंग, ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस करके, यहाँ पर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इस तरह से करके, यहाँ पर आप जैसे 2001 में बताए हैं, तो 2001 में कितना बताए हैं 10,000, फिर आपका 2002 है, 2000 में कितना 17,000। अब देखिए इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, ये लॉस इंडिकेट कर दिया, ठीक है। फिर आपका 2003 है, तो 2003 में कितना हो जाएगा 50,000 हो गया, ठीक है। फिर 2004 लिखिए, प्रॉफिट 75,000 2004 में। 2003 में प्रॉफिट है 50,000 और 2004 में प्रॉफिट है 75,000, ठीक है। उसके बाद उसी में कंटिन्यू कीजिए। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹2 lakh. The average capital employed in the business is ₹2 lakh. The rate of interest expected from capital invested in 10 year, in 10%, in 10%। क्वेश्चन समझ में आया कि जो भी पर्सन अमाउंट क्या करता है, इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो उसका एक अपना क्या होता है, एक एक्सपेक्टेड, एक अनुमान करता है कि हमको इतना परसेंट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। इट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और चूंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस क्वेश्चन कितना है 2 लाख। 10% प्रॉफिट क्या है, इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 2 लाख का 10% यानी 20,000 रुपया हो गया। तो एक साइड तो मुझे पता चल गया कि नॉर्मल, चूंकि इनको सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है गुडविल, तो सुपर प्रॉफिट में मुझे 2 प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट मुझे ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड से कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। और एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा वो बताते हैं, आगे लिखिए। वो तो पूरा प्रॉफिट लॉस दिया ही है, उसको डिवाइड करके हमको एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। आगे लिखेंगे द रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। हाँ, पार्टनर का जो रिम्यूनरेशन होगा बच्चे, उसको ऐड कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के समय, ठीक है। इंटरेस्ट प्लस रिम्यूनरेशन, हाँ उसमें इसको ऐड कर देना है, या ध्यान रखना इसको। ये आपको बेसिक फंडामेंटल 11 12 बेसिस पर ये सब चीज नहीं दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा आपको, चूंकि ग्रेजुएशन का है ना, तो कुछ तो ऊपर होना चाहिए ना। तो इसमें क्या किया है कि नॉर्मल जब प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट प्लस क्या रिम्यूनरेशन या सैलरी, जो भी पारिश्रमिक देगा, जो भी वेतन देगा, पार्टनर का जो भी सैलरी उलरी, अगर पार्टनरशिप डीड कहता है तो सैलरी मिलेगा, तो सैलरी को क्या करेंगे इसमें ऐड कर देना है। हाँ, अगर ये पॉइंट से कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ना रिम्यूनरेशन है ना सैलरी, कुछ नहीं है, तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसी से फाइंड आउट करके, जैसे अभी 2 लाख का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। 2 लाख आया है ना, तो उसका 10% कितना होगा 20,000 आएगा। लेकिन 20,000 में प्लस क्या कर देना है, ये 6,000 ऐड कर देना, 26,000 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे द रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी ₹6,000 per annum. Calculate ₹6,000 per annum प्रति वर्ष। Calculate the value of goodwill. Calculate the value of goodwill on the basis of 2 years. On the basis of 2 years. On the basis of purchases of super profit based. हाँ, on the
calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit based on the average of 3 year, average of 2 years बोले 3 year। 2 years बोले पहले क्वेश्चन तो पूरा करो, क्वेश्चन को हम समझाते हैं फिर। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ। ये देखो, अब हम आपको प्रॉफिट दिखाएं 4 साल का। बच्चे प्रॉफिट कितना साल का लिखवाए हैं? तो अगर ये लास्ट जो भी लैंग्वेज लिखवाए हैं 3 ईयर, अगर ये वर्ड नहीं रहता तो फिर हम 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के तब हम क्या करते हैं? गुडविल कैलकुलेट करते हैं। और चूंकि इसमें कंडीशन दे दिया है कि बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो 3 साल का प्रीवियस 3 ईयर। अगर मान लो यहाँ पर 2003 में कितना लिखवाए थे प्रॉफिट? 50,000 सर। 50,000। 2004 में कितना था? तो कौन सा छोड़ा? अब बताइए, वो यही तो समझना है। नहीं, आप बिजनेस 2005 में गुडविल का कोई पार्टनर आ रहा है न्यू, सपोज कीजिए, तो वो जब भी आएगा, मान लो 2004 यानी दिसंबर होगा ये क्लोजिंग, तब ना 2001, 2, 3, 4 दिया हुआ है। अगर अप्रैल टू मार्च रहता तो 1, 2 रहता, 2, 3 रहता। ये तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। दूसरी तरफ जो 2004 तक का वो बिजनेस का प्रॉफिट दे दिया हुआ है, यानी 5 में होगा जो भी काम होगा सो, ठीक है। अब 5 में कोई न्यू पार्टनर आएगा तो ये 3 साल का एवरेज प्रॉफिट वो प्रीवियस 3 साल का, यानी इसका, यानी छोड़ेंगे किसको? ऊपर वाले को छोड़ देंगे। समझ में आया? जब भी गुडविल को वैल्यू करते हैं हम लोग, वो क्या करते हैं? प्रीवियस के बेसिस पर, है ना। तो प्रीवियस का 3 ईयर कौन कौन सा आया? 75, 50 और 17, ठीक है। अब इसका एवरेज करेंगे। अब चूंकि 17,000 लॉस है तो सिंपल है, दोनों को प्रॉफिट को जोड़ देंगे, इसमें से लॉस क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, जो भी आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? 36,000 सर तो 36,000 डिवाइड करेंगे 3 इयर्स से ना। हाँ, 36,000 आया सर। एक मिनट, क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से एक बार समझाएं क्वेश्चन को। यस सर। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से समझाते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट ईयर, सिर्फ लास्ट ईयर कर रहा है, 4 साल, 5 साल, 10 साल कुछ नहीं कर रहा है, कर रहा है लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का मतलब क्या? जो पीछे बीत चुका है तब उसी का ना प्रॉफिट होगा। तो लास्ट ईयर में यहाँ पर दिया हुआ है 2001 में 10,000 प्रॉफिट है, 2002 में उसको लॉस हो गया 17,000, 2003 में 50,000 प्रॉफिट हुआ, 2004 में कितना हुआ? 75,000। यहाँ तक तो समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। आगे कर रहा है क्या कि द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज रुपीज कितना? 2 लाख, 2 लाख, है ना। ये कैपिटल दिया हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस का, ठीक है। सर क्या मतलब इन्वेस्ट? जो पैसा पार्टनर ने इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस में, सबको मिल करके। अब इसको जब नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन में दे देगा लायबिलिटी अप्रोच और एसेट्स अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द 2 वे, एसेट्स अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच। ये क्वेश्चन में जनरली रहेगा ही, नोट करके लिखवा देंगे हम आपको। हाँ, ठीक है ना। तो वो हम नोट में करवा देंगे, लिखवा देंगे आप लोगों को बच्चे। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ तक समझ में आ गया? तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 2 लाख रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्सपेक्टेड किया था वो 10% है, तो 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। और उसमें रिम्यूनरेशन जो है पार्टनर का, है ना, 6,000 उसको ऐड कर देना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट। सबसे पहला स्टेप में टोटल प्रॉफिट और कितना? 3 ईयर सर, लास्ट 3 ईयर, है ना। तो 3 ईयर का कितना हुआ बताइए? 17,000 का लॉस में है, 17,000 प्लस 50 और 75, 50,000 और 75,000 और प्लस कितना हो जाएगा? तो हो गया ये 125 125 लाख, 1,25,000 सर। सर पूरा बोर्ड सर सर 1,08,000। 1,08,000 हो गया। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। सेकंड स्टेप क्या है? हाँ, सेकंड प्रॉफिट में बी नंबर, ये नंबर पॉइंट कर दिए, बी नंबर पॉइंट करेंगे एवरेज प्रॉफिट
सर थोड़ा और साइड से लिखिए सर। हाँ, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट 36,000 108 टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड कितना 3 ना इक्वल टू 36,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट रुपीज 36,000। अब जब एवरेज प्रॉफिट निकल गया ये पता चल गया मुझे तो सी नंबर में करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट माइनस नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या मतलब जितना है उसको माइनस हाँ एक्चुअल से माइनस करना है ना, चाहे लॉस या फिर प्रॉफिट। तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है तो सुनो ना, इसको भी सुपर प्रॉफिट हो गया। ये नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस पार्टनर रिम्यूनरेशन। हाँ तो इसको ऐसा बताइए ना आप, जैसे एट द रेट ऑफ 10% और रुपीज कितना 2 लाख प्लस 6,000 ऐसा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20,000 प्लस कितना 6,000 यानी टोटल कितना हो गया 26,000। और जब इतना आ गया उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल निकालिए खुद से। सर एग्जाम में ऐसे तो जरूरी ऐसे करना सर सर एग्जाम में ऐसे ही बनाए हाँ यही प्रोसेस यही है। एग्जाम में बनाने को साथ हाँ नहीं नहीं प्रोसेस के हिसाब से बच्चे मोबाइल में पूछो तो। हाँ नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना वो एक्सपेक्ट किए बिजनेस वो ना हो। हाँ मैंने एक एज्यूम नहीं करते कि नॉर्मल प्रॉफिट हर हाल में इतना होना ही चाहिए। सर 2 लाख के बाद 6,000 लिखा है। 10% है 2 टोटल लाख प्रॉफिट और क्या जो रिम्यूनरेशन दिए ना उसको भी उसमें क्या करेंगे ऐड कर देते हैं। 6,000 क्या है हाँ नॉर्मल प्रॉफिट के 10% और 40% ये 10% ऑफ रुपीज 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब ये भी इन्वेस्टमेंट ही है। हाँ तो अब इसका भी हुआ जैसे पार्टनर को जो मिलता है अपने काम के एवज में सर वो रिवार्ड टाइप हो जाएगा ना, हाँ, encourage करने के लिए। हाँ, encourage करने। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर नीचे 26,000 लिखे हैं। क्या हाँ 26,000 है 20,000 प्लस 6,000 6,000 रिम्यूनरेशन नहीं था तो रिम्यूनरेशन को इसमें ऐड कर दिया है। फिर 2 लाख का 10%। 2 लाख का 10% 20,000 अब प्लस उसमें 6,000 जो और एक्स्ट्रा 10% नहीं निकलेगा। नहीं वो तो 6,000 रुपया दिया ही है क्वेश्चन में लिखा हुआ है पर एनम प्रति वर्ष उसको 6,000 मिल रहा है। 20,000 आ गया सही है। हाँ तो 20,000 तो ये 2 लाख का भी 10% ना अब प्लस इसमें 6,000 जोड़िए हो गया 26,000 हो गया ना। अब लास्ट स्टेप लिखिए इसके बाद जब इतना बना लीजिएगा तो लास्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट डी नंबर। देखिए सी नंबर तक हो गया था ना, ठीक है डी नंबर में क्या करेंगे हम लोग 3 नंबर में कोई ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं तो सुपर पहले सुपर प्रॉफिट 3 नंबर में लिखेंगे वो। हाँ तो डी नंबर पॉइंट में लिखिए यहाँ पर डी नंबर में क्या सुपर प्रॉफिट ना सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 10,000 हाँ जो भी होगा वो कर देते हैं
अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आया क्वेश्चन में? 36,000 के 36,000 ये है और माइनस 26,000 ना, यस सर। माइनस 26,000 यानी ये जो रुपीज हो जाएगा 10,000 सर। रुपीज 10,000 इट इज कॉल्ड क्या? सुपर प्रॉफिट। और जब यहाँ पर हो जाएगा तो ई नंबर पॉइंट में क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल टू कितना हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो 10,000 गुने कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 20,000 रुपया क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा। एवरेज कैपिटल इम्पैक्ट दिया रहेगा। नहीं रहेगा तो निकालना पड़ेगा, वही 2 अप्रोचेस जो बताए हैं, लायबिलिटी और एसेट्स अप्रोचेस। वो ऐसा क्वेश्चन दीजिए। वैल्यू गुडविल दिया रहता है क्या? अब एक क्वेश्चन देते हैं इसी सुपर प्रॉफिट पर, खुद आप लोग बनाओगे अभी, सही बच्चे इसको खुद से बना करके दिखाओगे। लिखो ऑन 1 अप्रैल, क्वेश्चन है सर। हाँ, ऑन 1 अप्रैल 2001 an existing firm, फिर से बोले ऑन 1 अप्रैल। मुझे पहले नोट कर रहा है, वो नोट करने की। यस सर, अब ठीक है सर, पूरा दिखाई दे रहा है। हो गया? Yes, sir. लिखिए क्वेश्चन। On 1 April 2001, an existing firm on 1 April 2001, an existing firm had assets of rupees of rupees 75,000 on 1 April 2001, an existing firm had assets of rupees 75,000 including cash rupees 5,000, जिसमें 5,000 का कैश शामिल था। प्लस 5 75 माइनस 5 हो जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है। Its creditors amounted to rupees 5,000 on that date. डेट उस तारीख को 5,000 का लेनदार भी था, यानी क्रेडिटर लायबिलिटी भी था। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कैपिटल इंप्लॉयड का। हाँ, लिखवा देते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन। Its creditor amounted to rupees 5,000 on that date. The firm had a reserve fund. Its creditors amounted to rupees 5,000 on that date. The firm had a reserve. The firm had a reserve fund. The firm had a reserve fund WHALE. Partners capital account showed. Partners capital account showed a balance of rupees. So SHOWED showed a balance of rupees 60,000, 60,000. If the normal rate of return is 20%,
if the normal rate of return is 20% and the goodwill of the firm is valued at rupees 24,000 at 4 years purchase of super profit. 4 years purchase of super profit. Find the average profit. Find the average profit per year of the existing firm. Average profit per year of the existing firm. एक बार क्वेश्चन फिर से हम पढ़ देते हैं, आप लोग मैच कर लीजिए, देखिए मिला लीजिए. On 1st April 2001, an existing firm had assets of rupees 75,000, including cash of rupees 5,000. Its creditor amounted to rupees 5,000 on that date. The firm had a reserve fund of rupees 10,000, while partners' capital accounts show a balance of rupees 60,000. 60,000. If the normal rate of return is 20% and goodwill of the firm is valued at rupees 24,000 at 4 years purchase of super profit, find the average profit per year of the existing firm. इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको गुडविल नहीं करा कैलकुलेट करने के लिए, वो ऑलरेडी निकाल के दे दिया है. थोड़ा देर पहले हम डिस्कशन किए थे, नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए आप लोग. कैपिटल एम्प्लॉयड is calculated by under the two way. Capital employed is calculated by the two way. दो तरह से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं. एक होता है या टू अप्रोचेस. फर्स्ट अप्रोचेस इज कॉल्ड एसेट्स अप्रोचेस. और सेकंड लायबिलिटी अप्रोचेस. जब हम एसेट्स अप्रोचेस की बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स, या ऐसे भी कह सकते हैं आप इसको वर्किंग कैपिटल. जानते हैं? यस सर. ओके, तो वही उसी से समझा देते हैं. फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल लिख देंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, हाँ सर देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, या यूं कहें, हाँ इसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस कर देंगे. किसको माइनस कर देंगे? एक्यूमुलेटेड लॉसेस को. अगर है तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस मींस, अब ये पता चल जाएगा. बताओ तो आप बताइए तो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूमुलेटेड लॉसेस? कभी कभी बिजनेस में ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम सर आप अनम्यूट है सर. सर अनम्यूट हो गया सर. सर म्यूटेड हो गया सर. तो मान लो 1 लाख रुपया लगा, कॉपीराइट. ठीक है. अब 1 लाख रुपया लग गया उस खर्च में, लीगल जो भी हम लोग उसका ये लिए, ठीक है, अथॉरिटी लिए. तो कहने का मतलब है कि उसको 1 ईयर के प्रॉफिट से ही डिक्रीज कर दे, ये उचित नहीं है.
हो सकता है कंपनी के पास इतना प्रॉफिट नहीं हो, तो वो उसको एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पर क्या करता है, क्लोज करता है। अब मान लो इसको 10 ईयर में क्लोज करेगा, कितना ईयर में, तो इसका मतलब ईच एंड एवरी ईयर वो कितना क्लोज करेगा इसमें से, 10,000 सर। तो इसका मतलब फर्स्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 10,000 तो चला गया, बचा कितना उसका रेस्ट, 90,000। इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इसको ये क्या करेगा, वो डे टू डे मतलब इसको Minus करते जाता है। हाँ जैसे खत्म करता है, एकाएक नहीं करता है इसको। तो एग्जांपल जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट आता है हाँ वो भी वाला